हे गाइस, तो हमारा पिछला चैप्टर शुरू हुआ था लियान जुए के एयरपोर्ट जाने से। कल रात मिस्टर शेन का बर्थडे था और इसीलिए लिंचन ने लियान जुए को डिस्टर्ब नहीं किया था। लिंचन ने स्केड्यूल कंफर्म करते वक्त एक स्मॉल पीस टैलिस्मैन लियान जुए को दिया, जो वो शेंटिंगवेई को देना भूल गया था। जब लियान जुए को पता चला कि कल शेंटिंगवेई का बर्थडे था तो उसे बहुत गिल्ट फील हुआ। वो सोच रहा था कि शेंटिंगवेई का लॉस और डिसअपॉइंटमेंट उसे समझ नहीं आया जब वो उसका वेट कर रहा था। लियान जुए अपने गिल्ट को समझ नहीं पा रहा था और उसने डिसाइड किया कि वो शेंटिंगवेई के लिए रिंग खरीदेगा। एयरपोर्ट के रास्ते में लियान जुए ने अपनी पुरानी मिस्टेक से सीखा और फाइनली शेंटिंगवेई को हैप्पी बर्थडे भेजने का सोचा। ये रियलाइजेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट थी ताकि फ्यूचर में शेंटिंगवेई कभी ऐसा दोबारा फील न करे। जैसे ही लियान जुए फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा था, उसके फोन से शेंटिंगवेई को मैसेज भेजा। तभी उसे एक बुरी न्यूज मिली कि शेंटिंगवेई को कुछ हो गया है। अब आगे देखते हैं। एयरपोर्ट से हॉस्पिटल जाते वक्त लिंचन ने लियान जुए को पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका लॉजिक और लैंग्वेज दोनों थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि वो खुद अंदर से काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कह रहा था कि ये एक्सीडेंट उस कार के साथ नहीं हुआ था जो लियान जुए की सर्विलेंस में थी। ड्राइवर ने हिट एंड रन नहीं किया था, बल्कि उसने खुद तुरंत 120 डायल करके एम्बुलेंस बुलाई थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि एक्सीडेंट वाली जगह का रोड सेक्शन काफी रिमोट था, इसीलिए एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाई थी। जैसे ही लिंचन को नोटिफिकेशन मिली, उसने फटाफट शेंटिंगवेई को ट्रांसफर करवाया सीधा उनकी कंपनी के अंडर वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में, और रोड मॉनिटरिंग और पासिंग व्हीकल्स सब कंफर्म किया ताकि इंश्योर हो जाए कि कोई और इंसान एक्सीडेंट साइट का आई विटनेस ना बने। बीच बीच में लिंचन अपनी घबराहट में बेकार की तसल्ली देता जा रहा था। मिस्टर शेन को कुछ नहीं होगा, पर उसका अपना ही टोन बहुत शेकी था। और तब उसने फाइनली नोटिस किया कि लियान जुए, जो यूजुअली कोल्ड और काम दिखता है, आज कुछ अलग ही था। वो बाहर से काम जरूर लग रहा था, लेकिन अंदर से उसकी बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड देना बंद कर चुकी थी। उसका पूरा अटेंशन बस एक ही लाइन पे अटका हुआ था कि शेंटिंगवेई का एक्सीडेंट हुआ है। लियान जुए की उंगलियों का सेंसेशन धीरे धीरे नम होने लगा था, जैसे उसकी बॉडी का सारा ब्लड फ्रीज हो रहा हो। अपने पैनिक को किसी तरह कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी पॉकेट में रखा हुआ रिंग बॉक्स जोर से पकड़ लिया। रिंग बॉक्स के शार्प एजेस की चुभन ने जैसे उसके नर्व्स को जगाया और धीरे धीरे उसके कान दुनिया की आवाजों को रजिस्टर करने लगे। ड्राइवर का हॉर्न बजाना, लिंचन का एंग्शियसली बोलना, सब कुछ सुनाई देने लगा। और इसके बाद लिंचन ने अपने आप को और सबको तसल्ली देते हुए कहा, वो सेफ रहेंगे सर। ड्राइवर भी कुछ उल्टा पुल्टा बोलते जा रहा था। मिस्टर शेंग के पास अच्छा भाग्य है सर, जो हार्डशिप्स आई हैं वो अच्छे फ्यूचर की निशानी है। पर उन दोनों की नर्वसनेस, उन दोनों की हेल्पलेस ऑप्टिमिज्म सिर्फ लियान जुए की बेचैनी को और ज्यादा हवा दे रही थी। उसका माइंड, जो खुद को कन्विंस कर रहा था कि कुछ सीरियस नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर जानता था कि समथिंग इज रियली रॉन्ग। और तब लियान जुए ने अपनी रिस्ट्रेंट तोड़ दी। उसने बिल्कुल ठंडे लहजे में पूछा, कितनी देर और लगेगी? और जैसे ही उसके वर्ड्स कार के अंदर गूंजे, लिंचन और ड्राइवर दोनों एकदम चुप हो गए। साथ ही उनका पैनिक भी फ्रीज हो गया था, क्योंकि लियान जुए के बोलने का टोन, जो सरफेस पे तो काम था, बट अंदर से इतना ब्रिटल और फ्रेजाइल था कि जैसे अब बस एक छोटी सी चिंगारी लगी और सब कुछ बिगड़ जाएगा। ड्राइवर की हालत और ज्यादा टाइट हो गई थी और सामने के नॉट सो गुड ट्रैफिक को देखते हुए उसने सिर्फ एक वेग सा जवाब दिया, बस पहुंचने वाले हैं सर। इधर हॉस्पिटल के अंदर की हवा कुछ ज्यादा ही सफोकेटिंग थी। स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेड की स्मेल इतनी हैवी थी कि जैसे सांस लेना भी एक काम हो गया हो। और क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पब्लिक का एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए वर्किंग डेज में यहाँ काफी सूनापन और साइलेंस छाया रहता है। लियान जुए ने रिसेप्शनिस्ट से डायरेक्शंस लिए और बिना किसी सेकंड वेस्ट किए एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। लिंचन अभी कुछ कदम पीछे था, पर लियान जुए ने एक पल भी उसका इंतजार नहीं किया। वो एकदम से एलिवेटर के क्लोज बटन को बार बार प्रेस करने लगा, जैसे हर सेकंड उसके लिए प्राइस लेस हो गया हो।
जैसे ही ऊपर जाके वो एलिवेटर से निकला, उसकी नज़र सीधी पड़ी ऑपरेटिंग रूम के रेड लाइट पे, जो कंटिन्यूसली ऑन थी। डोर पे एक डॉक्टर ऑलरेडी वेट कर रहा था। उसने लियान जुए को आता देखा तो और बिना किसी अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज के सीधा बोलना स्टार्ट किया। अभी सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है सर। फॉर्चुनेटली व्हीकल ने मिस्टर शेन के एब्डोमेन को डायरेक्टली हिट नहीं किया, इसलिए फीटस को कोई डैमेज नहीं। लेकिन लियान जुए के पास पेशेंस नहीं था ये सब मेडिकल डिटेल सुनने की। उसने बीच में ही डॉक्टर की बात काट दी और पूछा, वो कैसा है? डॉक्टर थोड़ा सा पॉज हुआ, फिर हल्का सा एक्सेल करते हुए बोला, मिस्टर शेन के हेड पे सीवियर इंजरी हुई है सर। इस वक्त तो वो शॉक स्टेट में है। अभी डायरेक्टर लू उनकी सर्जरी कर रहे हैं। फाइनल कंडीशन तो डायरेक्टर के बाहर आने के बाद ही पता चलेगी। लियान जुए ने एक हल्की सी की आवाज निकाली और कुछ सेकंड के लिए आंखों को बंद कर लिया, जिसे थकावट उसके हर सेल के अंदर तक घुस गई हो। फिर एक ऐसा सवाल पूछा जो न तो प्रोफेशनल था और ना ही उसके नेचर से फिट होता था। बोला, क्या उसे जान का खतरा है? डॉक्टर एक पल के लिए चुप हो गया था, शायद क्योंकि सामने जो आदमी था उसकी आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट में उसने कोई शुगर कोटेड झूठी तसल्ली देने की जगह बिल्कुल सच बोला। पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफी कम है। फिर थोड़ा रुक कर ऐड किया, पर डायरेक्टर लू के अकॉर्डिंग मिस्टर शेन के ब्रेन में कुछ पार्शियल डैमेज मिला है, तो सिचुएशन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। फाइनल रिजल्ट तो ऑपरेशन के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। लियान जुए सिर्फ चुप रहा, बस थोड़ा सा सर हिला दिया। 5 मिनट बाद लिंचन एलिवेटर से फाइनली ऊपर पहुंचा। तब तक लियान जुए ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे के बाहर एक बेंच पे चुपचाप बैठा था। उसकी गेज सीधा नीचे फ्लोर टाइल्स पर थी, जैसे उनकी स्पॉटलेस सरफेस में वो अपना सारा कंफ्यूजन और गिल्ट ढूंढ रहा हो। लिन चैन उसके पास आया और एम्बुलेंस स्टाफ से लिया हुआ फोन उसके आगे बढ़ाया। मिस्टर शेन का फोन है मिस्टर लियान। पर लियान जुए ने जैसे सुना ही नहीं, वहीं अपने पोज में फ्रोजन बैठा रहा, बिल्कुल मोशनलेस। लिंचन ने थोड़ा और जोर से दोबारा बुलाया, मिस्टर लियान। तब जाके धीरे से लियान जुए ने अपना सर ऊपर उठाया। उसके फेस पर एक ऐसी हार और डिसअपॉइंटमेंट छाई हुई थी कि जो आंखों तक पहुंच गई थी। बोला, क्या हुआ? लिंचन उसके एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजर हटा ली, फिर कामली रिपीट किया, मिस्टर शेन का फोन। एम्बुलेंस वाले मुझे देकर गए थे, इसलिए आपको दे रहा हूँ। इस बार जब लिंचन ने फोन उसके हाथ में दिया तो ग्रेविटी सेंसर की वजह से फोन की ब्रोकन स्क्रीन लाइट अप हो गई। लियान जुए बस एक अननेचुरल ब्लैंक गेज के साथ फोन को घूरता रहा। उसकी आंखें लॉक स्क्रीन पर आए एक मैसेज प्रॉम्प्ट पर टिकी हुई थी। वहीं पड़ा था, हैप्पी बर्थडे, जो शेंटिंग वही अब तक देख भी नहीं पाया था। लियान जुए ने स्क्रीन के ब्लर के बीच से वो 2 लफ्ज क्लियरली पढ़े और एकदम से उसके दिमाग में फ्लैश हुआ शेंटिंग वही का वो हल्का सा शिकायत भरा सेंटेंस जो उसने जाते वक्त इतनी प्यारी आवाज में कहा था, जाओ वरना तुम फ्लाइट मिस कर दोगे। उसके दिल के बीचों बीच जैसे कोई एक कांटा घुस गया हो, एक ऐसा गिल्ट और खुद से नफरत का एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हर तरफ से गिल्ट के धागों में उसका दिल कस के लपेटे लिया था। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। शेंटिंग वही बिल्कुल सही था। वो फिर से मिस कर गया था। मिस किया हुआ बर्थडे, मिस की गई फ्लाइट, लेट भेजा गया एक बर्थडे विश और वो रिंग जो अब तक उस तक पहुंच भी नहीं पाई थी। उसने गुस्से में सोचा, जिकी फेस्टिवल के दिन भी वो जास्मिन रात भर लेट थे और अब लियान जुए घूरता रहा उस फोन स्क्रीन को जो इनएक्टिविटी की वजह से बंद हो गया था। अपने आप को उसने क्वेश्चन किया, ऐसे जैसे सवालों का सुनामी उसके दिल के अंदर घुस गया हो। शेंटिंग वही को उसने अकेले हॉस्पिटल क्यों भेजा? मैं हमेशा इतना सेल्फ राइटियस क्यों होता हूँ? मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो गया कि मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ? उसके हाथ के पसीने में जब ब्लड मिलने लगा तब जाके उसका ध्यान वापस अपने हाथ पे गया। उसने देखा अपने फिंगर्स और पाम्स के बीच कई छोटी छोटी कट्स पड़ गई थी जो फोन के क्रैक स्क्रीन के शार्प टुकड़ों से लग गए थे। लेकिन दर्द का तो कोई असर ही नहीं था, बस एक अनकंफर्टेबल फीलिंग थी। गैंग टोंग भागते हुए आया था और उसके गले लग गया। डैड!
कैंगटोंग ने बहुत हल्की सी आवाज में पुकारा। लियान जुए ने बस एक नज़र ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर एक ठंडा सा किया और वापस आके झुका ली। कुछ नहीं बोला। कैंगटोंग की आंखें लाल थी। क्लियरली दिख रहा था कि वो अभी थोड़ी देर पहले तक रोया था। शायद जब ये हॉस्पिटल आ रहा था रास्ते भर आंसू उसके गालों से बहते रहे हों, लेकिन अब वो रो नहीं रहा था। ये देखकर लियान जुए के दिल को थोड़ा सा सुकून मिला, बस थोड़ा सा, क्योंकि सच कहूँ तो इस वक्त ना तो उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो कैंगटोंग को संभाल सके। कैंगटोंग की आंखों में फिर से आंसू भर आए, लेकिन इस बार उसने तुरंत अपनी स्लीव से अपनी आंखें पोंछ डाली। वो धीरे धीरे लियान जुए के पास आया। कैंगटोंग के मन में एक ख्याल चल रहा था, डैड कभी इस तरह का दर्द नहीं झेले, इसीलिए इस बार मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अपने छोटे दिल में वो सोच रहा था कि ये सब हैंडल करने का एक्सपीरियंस शायद अभी इस घर में सिर्फ उसके पास है, क्योंकि जब वो अपने ओरिजिनल पापा के साथ था उसने ये सब देखा था। हर ऑपरेशन के टाइम जब पापा ऑपरेशन थिएटर में चले जाते थे तो वो खुद एक छोटी सी कुर्सी पर बैठकर अकेला ऑपरेशन के खत्म होने का वेट करता था। और जब वो सोचता था काश मेरी भी माँ होती, काश कोई मुझे भी हक करता, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी, कभी भी नहीं। कैंगटोंग की नजर अब लियान जुए पे पड़ती है, जो अकेले वेटिंग चेयर पर बैठा था, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल ठंडा। कभी लगता था कैंगटोंग को कि लियान जुए दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। लंबा कद, बड़ी सी कंपनी, बड़ा घर, बहुत पैसा कमाता है और इतना पावर कि लोग उससे डरते हैं, जिसमें से कैंगटोंग भी एक था। लेकिन शेंटिंग वई ने एक बार कहा था, तुम्हारे डैड भी बहुत अकेले हैं। कहा था जितना स्ट्रॉन्ग वो दिखते हैं उतने ही अंदर से टूटे हुए हैं। और कैंगटोंग को समझ आया डैड के पास भी माँ नहीं है, कोई नहीं था जो उसे गले लगाए। इसीलिए चुपके से कैंगटोंग लियान जुए के सामने आया, अपने पतले पतले हाथ बढ़ाए और धीरे से लियान जुए को हग कर लिया। एक हल्की सी झप्पी। एक सेकेंड के लिए लियान जुए का पूरा शरीर जैसे स्टिफ हो गया था, जैसे वो इमोशन से निकल के ज्यादा फिजिकल रिएक्शन दे रहा था। लेकिन फिर कैंगटोंग की छोटी सी आवाज, जो मैच्योर बनने की कोशिश कर रही थी, उसके कान में पड़ती है, डैड डोंट बी अफ्रेड। कैंगटोंग का वो स्कार्फ जो उसके गले से लटक रहा था अब लियान जुए के चेहरे से चिपक गया था। वो नरम वूल में एक हल्का सा स्वीट वाइन का फ्रेग्रेंस था, वो ही जो हमेशा शेंटिंग वई के आसपास महका करता था। लियान जुए ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो फैमिलियर सी, वार्म सी, महकती हुई खुशबू उसके अंदर के सारे इमोशंस को एक पल के लिए ढीला कर गई। कैंगटोंग के हाथों का हल्का हल्का मूवमेंट जो उसके बैक पर बार बार ब्रश कर रहा था, बिल्कुल एक फेदर जैसा, बिल्कुल वैसा जैसे शेंटिंग वई हमेशा चुपचाप उसे कंफर्ट करता था। धीरे धीरे लियान जुए की टाइट स्ट्रेट बैक रिलैक्स होने लगी। लियान जुए ने भी अपने हाथ कैंगटोंग के अराउंड लपेट लिए और अपनी थरथराती आवाज में लियान जुए ने बस एक ही सेंटेंस कहा, बहुत ही हल्की टूटी सी आवाज में, डैड इज नॉट अफ्रेड। कैंगटोंग की आंखों में फिर से आंसू भर आए, लेकिन जैसे वो अपने आप को जबरदस्ती रोक रहा हो, क्योंकि अब वो देख सकता था कि उसके स्ट्रॉन्ग डैड भी इतने कमजोर पड़ गए हैं। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्दों में तालमेल नहीं बन रहा था। मैंने तो अभी तक नहीं बताया, जब बेबी आएगा तो वो मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग में आएगा। वो कभी झूठ नहीं बोलता। और जैसे उसके अपने शब्दों से भी उसे डर लग रहा हो, वो अपने ही आंसुओं को रोक के और सबूत ढूंढने लगता है। आगे बोला, उसने मेरे लिए स्कार्फ बुना था। पिछले हफ्ते जब मुझे पोयम याद करनी थी तो उसने बोला था अगर मैं याद कर लूंगा तो वो साइन करेगा। और कल सुबह जब मैं इतना ज्यादा खा गया था तो उसने वो ब्रेड मेरे बैग में डाल दिया था। उसकी आवाज थोड़ी और हिलने लगी थी, बचपन की तरह अपने सारे खजाने जैसे यादों को गिनती करता है, फिर टूट पड़ता है, बिल्कुल हिलते हुए कहता है, उसने कहा था अगर ब्रेड नहीं खाया तो मुझे सिर्फ 2 क्वेल एग्स मिलेंगे एग्जाम में। आज के एग्जाम में तो मैंने वो खाया ही नहीं था। और फिर कैंगटोंग ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। उसकी बॉडी रोने की वजह से पूरी तरह कांप रही थी। पहली बार अपने डैड के सामने वो अपने पूरे गुस्से, पूरे दर्द के साथ बोला था, वो झूठ नहीं बोलता,
बहुत देर तक लियान जुए कुछ नहीं बोलता, बस कैंग टोंग के बैग पर हल्का सा हाथ रखता है, जैसे उसके दर्द को अपने हाथों से थोड़ा हल्का कर सके। लेकिन उसके खुद के अंदर कुछ फ्रैक्चर हो रहा था। वो सोचता रहा, कैसे कैंग टोंग सोच सकता है कि शेंटिंग वेई कभी झूठ नहीं बोलता। क्या उसने नहीं देखा वो कितनी बार पैनिक में आके छोटे छोटे झूठ बोलता था, जैसे मैं तो बस सो रहा था, मैं सपना याद नहीं कर पाया, तुमने नहीं याद दिलाया होता तो मुझे याद ही नहीं रहता था मेरा बर्थडे। इतने सिंपल झूठ, इतने इजीली पकड़ने वाले झूठ, और फिर भी कैंग टोंग को वो प्योर लगता था, सचमुच का सच। आखिर में लियान जुए सिर्फ एक हल्का सा करता है। उसके गले में अटकी हुई सारी बातें वो सिर्फ एक में दबा देता है। उस दिन जब तक ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे थे, लियान जुए ने 2 कॉल्स किए थे। पहला कॉल सुबह के वक्त एक पेई को और बिना किसी इमोशन के एक ऑर्डर दिया था, उसे समंदर में ही रहने दो। ये ऑर्डर शायद चेंजू के लिए था, जो अभी भी क्रूज शिप पर था। जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड हुई कि चेन ग्रुप का दूसरा बेटा चेंजू समुद्र में गिरकर डूब गया है, पूरी कंट्री में जैसे तहलका मच गया। विदिन कुछ ही घंटों में हर एक बड़े आउटलेट के इम्पोर्टेंट हेडलाइंस पे यही न्यूज़ छाई हुई थी। और जैसे एक्सपेक्टेड था, जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक हुई, नेटिज़न और मीडिया के अंदर स्पेकुलेशन का जैसे तूफान ही आ गया था। लोग अलग अलग कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज बनाने लगे। किसी ने बोला ये एक्सीडेंट नहीं लगता, किसी ने गैस किया कि किसी ने अंदर से कुछ करवाया होगा, किसी ने कहा इतनी अजीब डेथ, कुछ तो गड़बड़ है। पर जब चेंजू की डेथ को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया तो अगला बॉम्ब गिरा। एक एक करके उसके सारे स्कैंडल्स का खुलासा होने लगा। एक हफ्ते के अंदर इतने सारे स्कैंडल्स एक्सप्लोड हुए कि पूरी कंट्री में डिनर टाइम डिस्कशन का सेंटर बन गया था। तब चेंचुलियन के छोटे भाई यानी चेंजू के फादर ने सारा इल्जाम लियान जुए के मत्थे मर दिया, लेकिन फिर फाइनली उसे ही फोन किया। तब तक लियान जुए इस पूरे हफ्ते से बस हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था और शेंटिंग वेई के आसपास मेडिकल स्टाफ का जैसे परमानेंट कैंप बन गया था। बार बार चेकअप्स, बार बार एग्जामिनेशंस होते रहे। लियान जुए का फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। इतना इरिटेट हो गया था वो कि बिना एक सेकंड वेस्ट किए डायरेक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इधर डॉक्टर्स के हिसाब से शेंटिंग वेई में रिकवरी के साइंस दिख रहे थे, बट किसी वजह से उसे अब तक होश नहीं आया था। उसके रूम में शांति थी। शेंटिंग वेई का सर अभी भी बैंडेज से टाइटली व्रैप था। उसे देखकर लगता था जैसे वो बस एक गहरी नींद में सो रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर सुबह जब लियान जुए जल्दी उठ जाता था और देखता था कि शेंटिंग वेई आराम से सो रहा है। लियान जुए ने अपना हाथ उठाया और बड़े ही ध्यान से उसके फेस को टच किया, बिल्कुल जैसे पूछ रहा हो क्या कोई अच्छा सपना देख रहे हो जो अभी तक उठना नहीं चाहते। शेंटिंग वेई में रिकवरी के साइंस दिखने लगे थे और उसका हाथ जो इन्फ्यूजन्स की वजह से पिछले दिनों में ब्रूज था, अब फाइनली नॉर्मल दिख रहा था। उस लम्हे लियान जुए के दिल में एक इम्पल्सिव सी फीलिंग आई, एक ऐसी फीलिंग जो वो रोक नहीं पाया। बिना किसी बड़े सेटअप के, बिना किसी फॉर्मल प्रपोजल के, सिर्फ एक बेहतरीन सुबह में, बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के उसने निकाला वो रिंग जो वो पहले प्लान कर रहा था कि तब पहनाएगा जब शेंटिंग वेई आंखें खोलेगा। और उसने पूरी श्रद्धा और ऑलमोस्ट एक सेक्रेट तरीके से वो रिंग शेंटिंग वेई के फिंगर बेस तक धीरे धीरे पुश कर दी। वक्त जैसे रुक गया था उस पल। रिंग एक प्लेन प्लैटिनम बैंड था, लेकिन छोटा सा डायमंड के साथ परफेक्टली मैच हो रहा था शेंटिंग वेई की स्लिम और फेयर हाथों के साथ। इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था वो मोमेंट, जैसे उसका साथ होना एक डिवाइन पेंटिंग का पार्ट हो। और जैसे ही रिंग फिट हुई, लियान जुए ने अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने शेंटिंग वेई के हाथों को अपने दोनों हाथों में लिया और बड़े प्यार से उसके हाथ पर एक हल्की सी किस छोड़ दी। और जैसे रजिस्ट्रेशन के दिन कंट्री सी में उन्होंने फॉर्मल सेरेमनी के दौरान एक दूसरे को किस किया था, वैसे ही लियान जुए ने आज इस एकदम सिंपल एवरीडे मॉर्निंग में लीन करके जेंटली शेंटिंग वेई के लिप्स को किस किया। बिना किसी फॉर्मल वाव के, बिना किसी बड़े सेलिब्रेशन के, सिर्फ एक प्रॉमिस के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी लेट नहीं होगा। लियान जुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ शेंटिंग वेई के बंद आंखों को देख रहा था, जैसे जानता हो कि जितनी भी रस्में पहले मिस हुई थी वो सब आज एक पल में पूरी कर दे।
अपनी आंखों में बस एक डिटर्मिनेशन के साथ कहा था, आई डू। उसने तुरंत अपने होश संभाले, अपना सर झुकाया जैसे कुछ ढूंढने लगा हो, और फिर उसने देखा शेन टिंगवेई के हाथ में वो नई डायमंड रिंग जो अब उसकी उंगली पर शान से चमक रही थी।